नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी आरक्षण पर महासंग्राम। माया ने किया युद्ध का ऐलान, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर अब तक सिर्फ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही थी, लेकिन अब मायावती भी मैदान में उतर आई है, जिससे ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई और तेज हो गई है। लेकिन सवाल बड़ा है, ओबीसी आरक्षण की सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि आयोग के लिए सरकार 6 महीने का वक्त चाहती है, जो नहीं मिला तो सियासी युद्ध हो जाएगा। वैसे सियासत इस वक्त मातम पर भी हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी की मां के निधन के बाद काम पर लौटने को लेकर सपा के नेता ने ऐसा ट्वीट किया कि भाजपा को चुभ गया। वहीं बात करेंगे स्वच्छ भारत से खिलवाड़, क्योंकि कमरा एक था लेकिन टॉयलेट की सीट लगा दी 4। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बात आरक्षण पर मायावती के संग्राम की, क्योंकि आज लंबे समय के बाद मायावती ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें मायावती ने ओबीसी आरक्षण पर भाजपा, कांग्रेस और सपा को घेरते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। दरअसल लड़ाई ओबीसी आरक्षण की है, लेकिन मायावती को दलित वोट की टेंशन खाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने ओबीसी के साथ दलित आरक्षण के खत्म होने की बात कही है, उससे सवाल बड़ा है कि क्या मायावती को आरक्षण से ज्यादा दलित वोट की टेंशन सता रही है। आरक्षण पर महासंग्राम, माया ने किया युद्ध का ऐलान। दलित वोट की टेंशन, बसपा का एक्शन। ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है, क्योंकि जितनी लड़ाई ओबीसी आरक्षण की है, उससे कहीं ज्यादा फाइट ओबीसी वोट की है। क्योंकि जब से हाईकोर्ट का फैसला आया, अखिलेश यादव एक्शन में नजर आए, लेकिन ओबीसी वोट की सारी मलाई सिर्फ समाजवादी पार्टी न ले जाए, इसलिए मायावती ने भी मैदान में उतरकर हुंकार भर दी है। उन्होंने न सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को आरक्षण का दुश्मन बताया, बल्कि सूबे की सरकार को घेरते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद की जगह ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देती तो आज स्थिति ये न होती। निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासत के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को इस मामले में एक जैसा बताया। मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण के विरोधी हैं, दोनों ही आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि सपा भी इनसे अलग नहीं है, वो भी भाजपा और कांग्रेस की तरह ही आरक्षण नहीं चाहती है। लंबे वक्त के बाद था जब मायावती ने न सिर्फ अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि निकाय चुनाव पर चल रही हलचल को लेकर वो सरकार को घेरती नजर आई। क्योंकि अब तक मायावती सिर्फ ट्वीट करके ही निशाना साधती रही है, लेकिन अब जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने 1.25 घंटे की बैठक की, उससे साफ है कि मायावती निकाय चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। कि बसपा जो है वो अब बसपा के लोग गांव-गांव जाएंगे, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर लोगों के साथ बैठ के करेंगे, संवाद करेंगे और उनको एक तरफ जहां बसपा के मूवमेंट के बारे में बताएंगे, तो दूसरी ओर भाजपा की जो खामियां हैं वो भी गिनाएंगे। मतलब साफ है कि मायावती न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 के लिए अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। क्योंकि बसपा के सामने न सिर्फ मुख्य विपक्षी दल बनने की चुनौती है, बल्कि ये बताने की भी लड़ाई है कि अभी उसे कम आंकने की गलती ना की जाए। ये बहन जी ने सारे बूथ लेवल, बहुत नीचे स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक संगठन की समीक्षा करके और उसको आगे बढ़ाने की बात की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। कुछ ही समय के अंदर बसपा सुप्रीमो की ये दूसरी बड़ी बैठक थी और इस दौरान निकाय चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। उसके लिए रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों से कहा गया कि उन्हें गांव-गांव जाना है, हर सेक्टर, हर बूथ पर जाकर वो बैठक करें और लोगों को बसपा के मिशन के बारे में बताएं। दरअसल मायावती की कोशिश दलित मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी वोट को जोड़ने की है। अभी हाल ही में उन्होंने कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। वहीं ओबीसी बिरादरी से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अब जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया है, उससे मायावती को एक और बड़ा मौका मिल गया है। हालांकि जानकारों की माने तो बसपा को ओबीसी से ज्यादा
अपने दलित वोट की टेंशन खाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आया, अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण के बाद दलित आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे और दलितों से सपा के साथ खड़े होने की अपील कर रहे। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। अब मायावती को लगता है कि अगर उनका दलित वोट सपा के साथ चला गया तो बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दलितों का एक बड़ा वोट पहले ही भाजपा की तरफ जा चुका है और बसपा के पास सिर्फ 12% के करीब वोट बचा है, जबकि यूपी में दलितों की आबादी करीब 21% के करीब है। ऐसे में अब बचा हुआ वोट कहीं ना खिसक जाए, इसीलिए मायावती न सिर्फ एक्शन में आ गई हैं, बल्कि वो एक लाइन से भाजपा से लेकर कांग्रेस और सपा सबको आरक्षण विरोधी बता रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आरक्षण की इस लड़ाई में मायावती एक बड़ी योद्धा साबित हो पाएंगी या फिर पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही नजर आएगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। दरअसल मायावती ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि अब तक लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को ट्रायंगल बना पाएंगी, क्योंकि जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है समाजवादी पार्टी हमलावर है। अखिलेश यादव इसे गुलाम बनाने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं रामगोपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा को चुनौती देंगे। लेकिन सवाल ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट का है, क्योंकि जो आयोग बनाया है उसे अपनी रिपोर्ट बनाने में 6 महीने का वक्त चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये वक्त नहीं मिला तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो जाएगा। गुलामी की दुहाई, सपा लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इसके खिलाफ नंबर 1। गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करे। आयोग की अग्नि परीक्षा, कैसे होगी ओबीसी आरक्षण की सुरक्षा। ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। एक तरफ मायावती हैं जो भाजपा, कांग्रेस, सपा सबको आरक्षण विरोधी बता रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो आरक्षण को गुलाम बनाने की साजिश बता रहे। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश ओबीसी के साथ साथ दलितों को भी अपने साथ जोड़ने की है, ताकि आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई को बड़े पैमाने तक लड़ा जा सके, क्योंकि यूपी में ओबीसी बिरादरी के करीब 50 से ज्यादा फीसदी वोट है, जबकि 21% दलित है। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि इसमें से आधा भी अगर उसे मिल गया तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश इसे बड़ी लड़ाई में बदल पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक कह चुके हैं कि कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार रहे। लेकिन आरक्षण को लेकर सपा की कोई रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुलामी से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सभी संस्थाओं से आरक्षण को छीनकर कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। अपने इस बयान से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ ही दलित मोर्चे पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं सूबे की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां आयोग का गठन किया गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को चुनौती देने की तैयारी करती नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें 2 जनवरी की तारीख पर टिकी है, क्योंकि सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए जो मोहलत चाहती है वो उसे मिलेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इसके खिलाफ नंबर 1। गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करेगी। इन पे नहीं छोड़ सकते, भरोसा ही नहीं किया जाता, इनकी वजह से तो गड़बड़ी हुई। यूपी में नगर निकाय चुनावों के समय पर होने और ओबीसी आरक्षण पर मचा सस्पेंस अभी बरकरार है। हालांकि सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से यूपी सरकार को राहत मिलेगी या नहीं, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। दरअसल सरकार ने जो आयोग बनाया है उसे अपनी रिपोर्ट बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। ये बात आयोग के अध्यक्ष कह चुके हैं, लेकिन सवाल ओबीसी आरक्षण का है, जिस पर चौतरफा जंग छिड़ी है।
अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। कांग्रेस चाहती है जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर उन्हें पूरा मिलना चाहिए। देखिए सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, वो पिछड़ों के आरक्षण को कहना चाहती है। मतलब ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर एक बार मंथन हो रहा। हर कोई ओबीसी वोट के अमृत को पा लेना चाहता है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ एक फैसले भर से ओबीसी वोट का भाजपा से मोहभंग हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात मां पर सियासत, मातम पर महाभारत। आज पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। जहां पीएम मोदी ने बेटे का धर्म निभाते हुए मां का अंतिम संस्कार किया, वहीं अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत राष्ट्र धर्म में जुट गए, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह को पीएम की राष्ट्र धर्म वाली बात रास नहीं आई, जिन्होंने इस पर सियासत करते हुए एक फोटो ट्वीट कर दी, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी। और इस फोटो के जरिए सपा नेता ये दिखाना चाहते थे कि कौन बड़ा हिंदू है, लेकिन भाजपा ने सपा नेता के इस ट्वीट पर ऐसा मोर्चा खोला कि सियासी पारा चढ़ गया। मातम पर सियासी महाभारत। सपा नेता का विवादित बयान, शुरू हुआ सियासी घमासान। आईपी सिंह ने एक बहुत घटिया ट्वीट करके आज अपनी घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ माँ होती है, फिर चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या आम जनमानस, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन का निधन हुआ तो पीएम मोदी सब कुछ छोड़कर एक बेटे का कर्तव्य निभाते हुए अहमदाबाद रवाना हो गए, जहाँ पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देने से मुखाग्नि देकर पुत्र होने का धर्म निभाया। और जब मां का अंतिम संस्कार हो गया तो पीएम मोदी अगले ही पल राष्ट्र धर्म के काम में जुट गए। जहां पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वहीं गंगा की सफाई से जुड़े राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। हालांकि पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता जाना था। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। अब हर कोई पीएम मोदी के पुत्र धर्म के बाद राष्ट्र धर्म की तारीफ कर रहा। And it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you. जो उनके सरकारी कार्यक्रम हैं, जो अन्य कार्यक्रम लगे हुए हैं, सभी कार्यक्रमों को कर रहे हैं, तो ये इस बात का है कि कर्तव्य और जो जिंदगी में जो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, और देश के लिए वो दोनों को ही बखूबी निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सब लोग अपना अपना काम जारी रखें। मैं ऐसे अपने नेता के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। अद्भुत ताकत उनको ईश्वर ने प्रदान की है। दरअसल सवाल ये उठ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने की वजह से ये सारे कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा या फिर पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें वर्चुअली एड्रेस किया और उसके साथ ये भी निश्चित किया कि अपनी बैठक में जो बात रखनी थी वो भी रखी गई। ऐसा नहीं है कि इन कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन उससे अडिग और आगे बढ़ते हुए एक संदेश भी दे दिया कि एक पुत्र की भूमिका में प्रधानमंत्री ने जो भूमिका निभाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह मां के निधन के बाद पीएम का तुरंत काम पर लौटना रास नहीं आया, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए जहां समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाए, वहीं अखिलेश यादव से अपने नेताओं को संभालने की अपील की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
आईपी सिंह ने एक बहुत घटिया ट्वीट करके आज अपनी घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उनके इस मत से सहमत नहीं है तो निश्चित तौर पर उन पर कठोरता से कार्रवाई करके समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के ट्वीट पर इसलिए भी सियासत गर्म है कि एक तरफ अखिलेश यादव इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे, जो कह चुके हैं कि वक्त राजनीति का नहीं, लेकिन भाजपा के नेता आईपी सिंह के ट्वीट को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल पीएम मोदी अपनी मां के निधन के बाद जिस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, उसमें एक बैठक गंगा नदी की सफाई से जुड़ी थी, जिसके लिए खुद सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में एक साथ एक टेबल पर थे। यहाँ पर संबोधित करना था, न सिर्फ संबोधित करना था बल्कि उसमें शिरकत करके बाकी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा के आगे एक्शन प्लान को डिस्कस करना था। लेकिन निजी कारणों की वजह से, क्योंकि उनकी मां हीराबेन का देहांत हो गया, उसके बाद आज वो अहमदाबाद गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को उन्होंने पहले तो एड्रेस किया और उसके बाद समस्याओं का समाधान के लिए डिस्कशन भी किया। इसमें शिरकत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। दरअसल देश के लिए गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। लेकिन सवाल पीएम मोदी की मां के निधन के बाद उनके काम पर लौटने पर हो रही सियासत का है, जिस पर भाजपा ने अब सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब सपा को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने नेता के इस ट्वीट पर रिएक्ट करे या चुप रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद स्वच्छ भारत से खिलवाड़, एक कमरा, टॉयलेट 4, ये बस्ती जिले के पंचायती विभाग का कारनामा है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी और इंजीनियर ने मिलकर दुनिया का 8वां अजूबानुमा एक शौचालय बना दिया। इसमें 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 सीट लगाकर सामूहिक शौच का इंतजाम कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि बस्ती के जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन की भद्द पिटवाने की क्या कसम खा रखी है, क्योंकि इससे पहले बस्ती में एक शौचालय में 2 सीट लगाने की तस्वीर सामने आ चुकी है। बस्ती में टॉयलेट घोटाला, एक साथ 4 सीट को लगा डाला। स्वच्छ भारत मिशन से खिलवाड़, इज्जत घर की इज्जत तार तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां किस कदर उड़ाई जा रही हैं, इसकी अगर बानगी देखनी हो तो बस्ती चले आई। यहाँ के अधिकारी और इंजीनियरों ने मिलकर दुनिया का 8वां अजूबा नुमा एक शौचालय बनाया है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4-4 सीट लगाकर सामूहिक शौच का इंतजाम कर दिया गया है। सोशल मीडिया में इस अद्भुत शौचालय का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शौचालय यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन इस शौचालय के अंदर कुछ इस तरह से इंजीनियरिंग की गई है, जिसको लेकर अब बस्ती का पंचायती राज विभाग हंसी का पात्र बन गया है। अब देखिए, जब ये मामला सामने आया है एक साथ 4 सीट लगाने का, तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और अब इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस सोच के साथ बस्ती के इंजीनियरों ने एक साथ 4-4 टॉयलेट सीट लगा दी। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि इससे लोगों की निजता का भी हनन होगा, या फिर बस्ती के जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन की भद्द पिटवाने की कसम खा ली है? क्योंकि इससे पहले बस्ती में ही एक शौचालय में 2 सीट लगाने की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि 4 सीट वाले इस अजूबे पर किरकिरी के बाद प्रशासन सफाई दे रहा है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में बच्चों के लिए 39 किड्स टॉयलेट बनाए गए, जिसमें एक ही जगह पर 2-2, 4-4 पॉट लगाए गए, लेकिन उसमें पॉट सीट छोटी लगनी थी। उस डिजाइन का पालन नहीं किया गया है, इसके लिए मैंने डीपीआरओ को निर्देशित किया है, इसमें जांच करा लें और अगर कहीं भी इस तरह कोई बात आती है कि मानक विहित है तो उस पर कार्रवाई भी करें और उसका सुधार भी करें। वैसे बस्ती के जिला प्रशासन की ये गलती को छुपाने का अच्छा तरीका है, क्योंकि अधिकारियों के संज्ञान में आते ही
एक साथ लगाई गई चारों सीटों को उखाड़ दिया गया। सब मानक में रहता है वैसे ही बनाया जाता है। अब मानक के हिसाब से बना था, उस समय पर सीट नहीं मिल रही तो बड़ी सीट लग गई, लेकिन बड़ी सीट की जरूरत नहीं है तो छोटी सीट लग जाएगी। तो ये तो का नाम है कार हो रहा था, ये कार पूरा नहीं हुआ है, इसलिए का नाम है तो तोड़ा गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या बस्ती का जिला प्रशासन आखिर कब सुधरेगा, क्योंकि एक तरफ सरकार पानी की तरफ पैसा बहा रही है, लेकिन बस्ती का पंचायती विभाग सरकारी पैसे को पानी में बहा देना चाहता है, क्योंकि सवाल शौच से ज्यादा सोच का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात मौत को छूकर लौट आया फाइटर। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिनका आज दिल्ली से रुड़की आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह का जज्बा क्रिकेट के पिच पर दिखाते हैं, उसी तरह का जज्बा मौत से लड़ने में उन्होंने दिखाया, क्योंकि ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर है। मौत को छूकर लौट आया फाइटर। लोग हैरान, दुनिया परेशान, जा सकती थी ऋषभ पंत की जान। ऋषभ पंत ने साबित कर दिया है कि वो क्रिकेट की पिच पर ही लड़ना नहीं जानते, वो जिंदगी की पिच पर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतना जानते हैं। क्योंकि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तब उस एक्सीडेंट की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान था। कार हाई स्पीड में रेलिंग को तोड़ते हुए रॉन्ग साइड पर थी, लेकिन इस मुश्किल हालात में ऋषभ ने हिम्मत नहीं हारी। दरअसल जब हादसा हुआ तो कार में आग लग गई थी, लेकिन पंत ने फुर्ती से न सिर्फ कार का शीशा तोड़ा, बल्कि वो बाहर भी निकल आए और बाकी काम वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पंत को अस्पताल पहुंचाकर कर दिया। फिलहाल पंत खतरे से बाहर है, उन्हें हाथ, पैर और पीठ में चोट आई है। ये पता लगा है कि उनके पैर में चोट आई है, उसके अलावा कमर में भी कुछ चोटें आई हैं। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और अभी फिलहाल तमाम जो जांच की प्रक्रिया है उनको पूरा किया जा रहा है। साथ साथ ही क्योंकि उनके परिवार के लोग रुड़की में रहते हैं, उनकी माँ रुड़की रहती हैं, वो यहाँ देहरादून पहुँच चुकी हैं, मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ही तमाम जो लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये ऋषभ पंत के प्रशंसकों की दुआओं का भी असर है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि पंत बच पाएंगे। हालांकि इस मुश्किल वक्त में उत्तराखंड की धामी सरकार पंत के साथ खड़ी नजर आई, जिसने पंत को बेहतर से बेहतर इलाज की बात कही। स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी जरूरी चीजें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से वो कार पर से नियंत्रण खो बैठे, लेकिन जो होना था हो गया। क्रिकेट का ये फाइटर जल्द मैदान में लौटेगा, फिर विरोधी टीम के छक्के छुड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।